हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th हिस्ट्री और ये चैप्टर नंबर 11 है आपका विद्रोह और राज, जो कि आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन करवाने हैं प्री बोर्ड के लिए। 29 दिसंबर को आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के बारे में बता दूं तो मेरे नोट्स के वो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रखी है। और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? कि जो विद्रोह हो रहा था उनके बीच में एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? इसके 4 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने। ठीक है, 4 उसके बाद 4 क्वेश्चन, तो इनको आप लोग पढ़ देना, आंसर सेम मिलेगा। अब आते हैं आंसर के ऊपर। क्या विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए? पहला तरीका, 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों को का आह्वान किया गया। जाति और धर्म का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया और सभी को आह्वान किया गया कि वो इस विद्रोह में शामिल हों। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। यानी कि मुसलमानों के तरफ से जो आह्वान किया जाता था उसमें भी हिंदुओं का ध्यान रखा जाता था और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। इन मेन रोल क्या था कि इस विद्रोह के अंदर सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित करना। 1857 का जो विद्रोह था उसमें सभी लोगों को एकत्रित करना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस विद्रोह को एक ऐसा युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था कि ये जो विद्रोह हो रहा है किसी एक तबके के फायदे के लिए नहीं हो रहा। ये जो युद्ध हो रहा है, ये विद्रोह जो हो रहा है, ये दोनों के लिए हो रहा है, किसी एक के लिए नहीं। तीसरा, इतिहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदी मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तरह विभिन्न समुदाय के सह अस्तित्व का गौरवमान किया जाता था। चौथा, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया जाता था कि आप इस लड़ाई में शामिल हो। यानी कि उनको लोगों को शामिल करने के लिए इन तरह के बातें, शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि जिससे कि जन आक्रोश बढ़े और उस विद्रोह में लोगों की भीड़ हो। 5वां पॉइंट कह रहा है, आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई पैदा करने के अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिश के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। यानी कि थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा ऐसे कार्य किए गए जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में फूट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे, अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी एक कोशिश नाकामयाब रही। क्योंकि देखो ना, ये जो विद्रोह था, पहले ही हमने दूसरे लाइन में पढ़ा कि मुसलमान और हिंदू को ये बताया जा रहा था कि ये जो विद्रोह हो रहा है तो किसी एक तबके के भले के लिए नहीं हो रहा, ये दोनों तबके के भले के लिए हो रहा है। और अंग्रेज चाहते थे कि ये जो एकता हो रही है, ये लोग जो जुड़ रहे हैं, इनमें फूट डाली जाए, तो उसके लिए उन्होंने 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन नाकामयाब रहे। ठीक है, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? क्योंकि भाई ये विद्रोह किसके खिलाफ हो रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था। और अंग्रेज तो चाहेंगे कि इस विद्रोह को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और कुचलने के लिए उन्होंने डाम डन सब भेद सारे के सारे अपना लिए होंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ना। ये आंसर पे आते हैं। कह रहा है 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए
कई कानून के जरिए समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। यानी कि जो पाबंदियां थीं सैनिकों के ऊपर, उन पाबंदियों को खत्म कर दिया गया था कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, हमें बस किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को क्या करना है, कुचलना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फौजी अफसरों और यहां तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। देख लो, फौजियों के साथ साथ आम अंग्रेज जो किसी पद पे नहीं थे उनको भी इस बात का अधिकार दे दिया गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इस विद्रोह में शामिल है तो उसको सजा दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। यानी कि जो प्रक्रिया थी, जो अंग्रेजों के टाइम में प्रशासन की प्रक्रिया थी कि भैया उस कैदी को उठा के लेके जाएगा, मुजरिम को उठा के लेके आया जाएगा, मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर सुनवाई होगी, वो अपना पक्ष देगा और फिर उसके बाद उसको सजा मिलेगी अगर वो गलती पाया गया, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई थी। बस एक ही सजा, अगर वो विद्रोह में शामिल है तो सजाए मौत। चौथा पॉइंट, और ये सारे काम क्या, कुचलने के लिए। कह रहा है कि इन नए विशेष कानून और ब्रिटेन में मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों के साथ अंग्रेजों ने बड़ी तेजी से इस विद्रोह को कुचलना स्टार्ट कर दिया। पांचवा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों यानी कि किसान ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों ने इस प्रकार के नियम और कानून लागू किए तो इन लोगों ने उनका विरोध किया। छठा, अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी। देख लो, लालच, जमींदारों को क्या दिया गया, लालच दिया गया कि उनकी जो जागीर थी वो वापस उनको लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। अब जरूरी नहीं था कि सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ थे, कुछ जमींदार अंग्रेजों के वफादार भी थे तो कुछ अंग्रेजों के खिलाफ भी थे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जिससे हमें ये मालूम चलता है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या काम किए। अब करना है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, क्या कारण थे इस विद्रोह के। पहला पॉइंट, राजनीतिक कारण। पहला पॉइंट, राजनीतिक कारण। एक्सप्लेन। कह रहा है कि अंग्रेजों ने कई राजाओं के राज्य हड़प कर उनकी पेंशन बंद कर दी। ध्यान देना, अंग्रेजों ने कई राजाओं के राज्य हड़प कर उनकी पेंशन बंद कर दी। अंग्रेज सरकार ने निसंतान शासकों द्वारा बच्चे गोद लिए जाने की परंपरा को अवैध घोषित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इससे शासकों व जनता में आक्रोश था। अब कारण देखो बड़ा अलग है, ध्यान देना। जो उस समय के शासक थे, राजा महाराजा थे, अब जिसकी संतान थी तो उसका राजपाट उसकी संतान संभालती थी, जिसकी संतान नहीं थी तो वो अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो किसी को गोद लेता था तो इस प्रक्रिया को अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और जिनकी संतान नहीं हुआ करती थी उन शासकों के साम्राज्य को, उनके राज्य को उनसे छीन लिया गया, हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कि उस साम्राज्य की जनता और जो शासक है उस साम्राज्य का, वो उनसे नाखुश थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने, अब ये रूल है, अब ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि पॉइंट क्या है, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या है कि भाई अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेज नियम और कानून बनाएंगे। जो हमारे में पहले जो मान्यताएं चलती आ रही थी, जो परंपरा चलती हुई आ रही थी, अब उनकी अंग्रेजों की नज़र में वो कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती हैं, तो उनको चेंज करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो ध्यान देना, अंग्रेजों ने बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, अब ये देखो, अब एक तरफ से देखा जाए तो ये 3 जो शब्द आप लोगों ने पढ़े, ध्यान देना, देखा जाए तो बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। कह रहा है कि अंग्रेजों ने बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा पर रोक लगा दी तथा विधवा विवाह शुरू करवा दिए। अब विधवा विवाह शुरू हुए हमारे समाज के अंदर, यानी कि ये 3 चीज़ थी, लेकिन ये विधवा विवाह नहीं था, इस चीज़ को शुरू किया। ठीक है, ध्यान देना, जिससे हिंदू व मुसलमानों की सामाजिक मान्यताओं
को चोट पहुंची, उनके मन में विद्रोह की भावना जन्म लिया। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट से आप लोग ये समझोगे कि यहाँ तो अंग्रेज सही थे फिर तो, क्योंकि इस प्रकार के बाल विवाह, सती प्रथा और ये पर्दा प्रथा, ये जो जो व्यवस्था थी ये बेकार थी, गलत थी, लेकिन हमारे समाज के लिए ये सही चीज़ थी और ये विधवा विवाह बेकार चीज़ थी। तो उस समय ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण अंग्रेजों के लिए विद्रोह पनपा उनके मनों में, ठीक है, मुसलमान और हिंदुओं के मन में विद्रोह के लिए मन नाखुश हुआ अंग्रेजों से, क्योंकि भैया वो उनकी मान्यताओं को चेंज कर रहे थे, तो आक्रोश हुआ कि विद्रोह होना चाहिए। तो सामाजिक कारण है ये। अब आ जाओ आर्थिक कारण। कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों की जमीन छीनी तथा कुछ जमीनों की नीलामी करवा दी तथा भू राजस्व बढ़ा दिया, जिससे सभी किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि इन कारणों की वजह से सारे किसान जो थे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सैनिक शासन। कह रहा है कि सेना में अंग्रेजी सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को उनकी तरह के पद तथा वेतन नहीं दिए जाते थे, तो विद्रोह का कारण बना। ये भी वैलिड पॉइंट है। लेकिन जो ये पॉइंट नंबर 2 था ना, ये अगर देखा जाए तो अंग्रेज यहाँ ठीक थे। अब आ जाओ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है तत्कालीन कारण। उस समय के तत्कालीन कारण यानी कि जो एकदम जिसने घी में आग में, क्या कहावत कहते हैं, घी में आग का काम कर रही है, वो वाला काम किया। कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी चढ़े कारतूस दिए, जिन्हें मुंह से छील कर लगाना पड़ता था। इससे सैनिकों का धर्म खतरे में पड़ गया तथा चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। यानी ऊपर के जो हमने 4 पॉइंट पढ़े वो तो धीरे धीरे जन्म ले रहे थे विद्रोह के लिए, लेकिन ये जो कारतूस वाला किस्सा था इसने तो बहुत तेजी से आग पकड़ी। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारण, कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह असफल क्यों हुआ। पहला पॉइंट, विद्रोही एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। अगर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है और विद्रोह बस चंद जगह ही हो रहा है, और यहाँ पर भी अगर देखा है तो यहाँ हल्का सा हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन बाकी जगह अगर मैं कहूँ तो विद्रोह नहीं हो रहा। अगर विद्रोह होता तो सब में होता, जहाँ मैंने क्रॉस पे भी 0 लगा दिया, ये सब पे होता तो मालूम चलता कि हाँ ये व्यापक विद्रोह हो रहा है और हर जगह हो रहा है। तो पहला पॉइंट इसी चीज़ को दर्शा रहा है। क्या? तो पहला पॉइंट फिर से सुन लो, विद्रोह एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। एक्सप्लेन। कह रहा है कि ये विद्रोह उत्तर भारत में सीमित क्षेत्र में ही सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। अन्य प्रदेशों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तक ही सीमित रहा, बस यहीं तक सीमित रहा, इसलिए असफल रहा क्योंकि ये व्यापक नहीं था। दूसरा, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता। फायदा मिला ना, मैंने ऊपर ही बोला कि कुछ राजा महाराजा अगेंस्ट थे तो कुछ उसके चापलूस थे। कह रहा है कि कुछ भारतीय नरेशों राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में सैनिक टुकड़ियां भेजी और कुछ मौन चुप रहकर अंग्रेजों के वफादार बने रहे। उदाहरण के लिए सिख और गौरव। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, क्रांति का समय पूर्व आरंभ होना। क्रांति का समय पूर्व आरंभ होना। कह रहा है कि सैन्य विद्रोह के कारण यह क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई। यदि ये सुनिश्चित ढंग से आरंभ होती तो अंग्रेजों को संभलने का अवसर नहीं मिल पाता। यानी कि प्लानिंग के तहत ये विद्रोह नहीं हुआ, बस स्टार्ट हो गया। अगर प्लानिंग के तहत ये तैयारी होती तो फिर अंग्रेजों को वहां पे हार का सामना करना पड़ता। चौथा पॉइंट, क्या पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव। भाई खाली पेट युद्ध नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। युद्ध लड़ने के लिए भी पेट का भरा होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के पेट नहीं भरा हुआ तो वो किसी कीमत पे कोई इस धरती का कोई भी काम नहीं कर सकता वो, तो युद्ध तो बहुत बड़ी बात है। कह रहा है क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त राशन नहीं था, उनके पास कारतूस भी समाप्त हो चुके थे, वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, इसलिए विद्रोह के लिए आवश्यक युद्ध सामग्री का इंतजाम नहीं कर पाए। पांचवा पॉइंट, एक योग्य नेता का अभाव। एक योग्य नेता का अभाव यानी कि एक संघ का अगर एक नेता हो तो संचालन सही रहेगा, क्योंकि उसी के मार्गदर्शन के आधार पर सभी चलेंगे। लेकिन एक ही संघ में 10-12 नेता हो जाएंगे और अलग अलग विचारधाराएं होंगी तो असमानता, डिफरेंसेस बीच में आना लाजमी है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि
1857 की क्रांति में एक योग्य नेता का अभाव था। अलग अलग क्षेत्र में युद्ध का संचालन क्षेत्रीय नेता कर रहे थे, अलग अलग, तो जो कमी थी इनमें। एंड लास्ट पॉइंट, छठा, एक समान उद्देश्य ना होना। एक समान उद्देश्य ना होना। 1857 की क्रांति में सभी नेताओं के उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए लड़ रही थी, देख लो, झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए लड़ रही थी, तथा बहादुर शाह जफर अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। यानी कि सबका उद्देश्य अलग अलग था। झांसी की रानी के बारे में बोला गया तो वो विद्रोह में शामिल थी, तो वो अपने राज्य को बचाने के लिए शामिल थी। जो हिंदू और मुसलमान थे वो अपने धर्म को बचाने के लिए इस विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि उनको कारतूस का किस्सा जो चर्बी वाला था, तो सबके उद्देश्य क्या थे, अलग अलग थे। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन, वो है 5वां क्वेश्चन। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बताने वाला, क्योंकि मैं सबको समान समझूंगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, यही करवाना है मुझको, क्योंकि यही मैंने क्लास के अंदर 5वां क्वेश्चन करवाया है। और पहला क्वेश्चन पढ़ के उनको समझाया, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने उनको समझाए थे, और जब ये 5वें क्वेश्चन पे आया तो मेरे जो स्टूडेंट है राजवीर, उस टाइम तो वही आए थे, राजवीर और श्याम, तो उनको मैंने क्वेश्चन समझाया कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था। क्वेश्चन को ध्यान समझा, 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तर्क संगत उत्तर दीजिए। यानी कि जो 1857 की जो लड़ाई हुई उसको हम क्या माने, कि वो लड़ाई बस एक विद्रोह था, या हम ये माने कि भैया जो 1947 में जो हमारे को आज़ादी मिली है वो 1857 की जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, और वो जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो इस आज़ादी के लिए स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या माने, उसको एक नॉर्मल सैनिक विद्रोह माने, या हम ये माने कि भैया वो क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इन दोनों को बताना है और उचित तर्क संगत के साथ बताना है। तो मैंने अपने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझाया और कहा कि ये रहा आंसर, आपको स्क्रीनशॉट लेना यहाँ से आंसर, और उसके बाद ये रहा इसका आंसर, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, जब पोज कर लो, ठीक है, और ख़त्म, ठीक है। यानी कि यहाँ तक ये रहा आंसर, और ये आपको खुद पढ़ना है, और अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि अगर समझ में आ गया तो ठीक है, छुट्टी, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कराता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि समझ में आ गया, तो मैंने उनको एक 5वां क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ कि इसको पढ़ो, और अगर समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 2 चैप्टर बचे, उन 2 चैप्टर में से मेरे को 3 क्वेश्चन करवाने हैं, और प्री बोर्ड खत्म, 2 जनवरी से फाइनल की तैयारी आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।